नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये सेट 4 का 5वां नंबर सेट है, रोशन आनंद सर का डबल स्टार सीरीज का। और ये एक तरह से सब इंस्पेक्टर का पूरा सिलेबस है। तो इसको हम 3-4 बार बोल बोल के याद करवाएंगे। क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिए कि क्वेश्चन नहीं है, खाली डिस्कशन है। लेकिन इसमें आपको डिस्कशन देखने मात्र से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। और यह सेट 4 का 5वां नंबर सेट है, इससे पहले वाला अपलोड हो चुका है। तो इसमें समिति और अध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति भी जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति भी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान सभा, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति आप लोग जानते हैं भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार का उप समिति जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार का उप समिति जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार का उप समिति जेबी कृपलानी। और प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियमन समिति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद 3 पद पर थे। प्रक्रिया नियमन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आइए देखते हैं कि एक एक करके सारी समितियां का किस तरह गठन होता है और कौन कौन अध्यक्ष थे। देखिए, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। इस समिति का कार्य था, प्रारूप समिति का कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। प्रारूप समिति का कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। और अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। इनके सदस्य दोस्तों पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग को याद भी होगा। एक थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। ये थे बी एल मित्र के जब इस्तीफा दे दिए थे ना, बी एल मित्र जब इस्तीफा दे दिए उनके जगह पे एन माधव राव आए थे। डीपी खेतान जब मर गए थे तो उनके जगह पे टीटी कृष्णामाचारी आए थे। एक बार फिर देखिएगा, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। तो एन माधव पूछा जाता है कि किसके इस्तीफा के बाद, तो बी एल मित्र जब इस्तीफा दिए थे तो एन माधव राव आए थे। और डीपी खेतान जब उनकी मृत्यु हुई थी तो टीटी कृष्णाचार्य आए थे। ठीक है, आगे चलिए। 64 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ हाँ। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि H2SO4 की परमाणुकता 7 होती है। मतलब क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4, इसकी परमाणुकता कितनी होती है, तो 7 होती है। तो H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है, 7 होती है। H2SO4 की परमाणुकता 7 होती है। कहता है कि एक अणु में परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। एक अणु में जितनी भी परमाणु होगा दोस्तों उसको परमाणुकता कहा जाता है। ठीक है, अब आइए सल्फ्यूरिक एसिड का गुण कुछ कह रहा है उसको देखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का गुण क्या है। पहला गुण है कि प्रबल अम्ल अपने जलीय घोल में आयनों में पूरी तरह वियोजित हो जाता है। कहता है कि प्रबल अम्ल अपने जलीय घोल में आयनों में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। दूसरा कहता है कि क्षारकता। क्षारकता में क्या होता है, तो अम्ल की क्षारकता मतलब H2SO4 की क्षारकता प्रति अणु में निकलने वाले हाइड्रोजन आयनों की संख्या है। क्षारकता जो है वह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता प्रति अणु में निकलने वाले हाइड्रोजन आयनों की संख्या है। तीसरा है निर्जलीकरण एजेंट। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोस्कोपिक गुण होते हैं। ठीक है, जो जिससे निर्जलीकरण एजेंट इसको कहा जाता है। कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोस्कोपिक गुण होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोस्कोपिक गुण होते हैं। दोस्तों जो यह H2SO4 है, यह नीला लिटमस को लाल कर देता है। H2SO4 नीला लिटमस को लाल कर देता है। यह अत्यधिक संक्षारक होते हैं। यह अत्यधिक संक्षारक होते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोयल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोयल भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा।
सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। आइए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि C614 मतलब कि ऊपर वाला तो होता है द्रव्यमान संख्या और जो 6 है यहाँ पे ये आपका परमाणु संख्या है। तो C614 तथा N714 संभारिक के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, संभारी का गुण होता है ना कि द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग, तो वही है। देखिए कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का द्रव्यमान संख्या 14 ही होता है, लेकिन कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और नाइट्रोजन का 7 होता है। तो ये दोनों जो है ना संभारिक के उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। समान परमाणु द्रव्यमान तथा अलग अलग परमाणु संख्या परमाणुओं को संभारिक कहते हैं, वही बात हो गया। कहता है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये तो आप लोग को याद ही होगा, इसमें जो याद है उसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन सम न्यूट्रॉनिक के कुछ दोस्तों उदाहरण है। सबसे पहले एक बार और देख लीजिए, मतलब कि कुल मिला के बात है कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा ना वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे होता है, जैसे कि सी यहाँ पे है ना C6, उसके बाद 14, 7 N7 15, O8 16। मतलब देखिए ऊपर वाला जो है दोस्तों, जैसे कि पहला है ना C6 14, तो इसमें 14 परमाणु द्रव्यमान हो गया और C क्या है परमाणु संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटाते हैं तो आपका न्यूट्रॉन का संख्या आता है। तो देखिए तीनों में घटाएंगे ना तो 8 आएगा, तो आप समझ रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक है कि किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग हो वह समस्थानिक कहलाता है। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो वह समस्थानिक कहलाते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अगला क्या कहता है, अगला है दोस्तों कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। सबसे सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों का योग जो है ना वही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन है कि ओरंग टाइगर रिजर्व असम राज्य के दरांग और सोनितपुर जिले में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है, असम में है। तो असम में कौन कौन जिला में है, दरांग और सोनितपुर जिला में। तो ओरंग टाइगर रिजर्व असम में, ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है, ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है। जिला है दरांग और सोनितपुर। दरांग और सोनितपुर असम का ही जिला है, उसमें यह ओरंग टाइगर रिजर्व स्थित है। देखिए ओरंग टाइगर रिजर्व को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। ओरंग टाइगर रिजर्व को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ओरंग टाइगर रिजर्व को मिनी काजीरंगा कहते हैं और यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। दोस्तों ओरंग टाइगर रिजर्व असम का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ओरंग टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, ओरंग टाइगर रिजर्व यह असम का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना माने ओरंग टाइगर रिजर्व की स्थापना 1985 में हुआ था। असम में 4 मुख्य टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, नामेरी असम में है, औरंग बाघ अभयारण्य भी असम में है। ये आप लोग को याद ही होगा। एक बार फिर देख ली, काजीरंगा असम में, मानस असम में, नामेरी असम में, औरंग बाघ रिजर्व भी असम में है। अच्छा, मेलघाट, ताडोबा अंधेरी, सह्याद्री, बोर व नवेगांव नाजजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। एक बार फिर से देखिए देखिएगा, मेलघाट महाराष्ट्र में, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, अंधेरी दोस्तों महाराष्ट्र का एक शहर भी है, तो उसे आप याद रख सकते हैं। तो ताडोबा जो टाइगर रिजर्व है वो भी आपका महाराष्ट्र में है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी 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 महाराष्ट्र में है। बोर टाइगर रिजर्व और नवेगांव, बोर टाइगर रिजर्व और नवेगांव टाइगर रिजर्व, दोस्तों नवेगांव वहां का एक शहर भी है,
महाराष्ट्र का तो बोर टाइगर रिजर्व और नवेगांव टाइगर रिजर्व और नागजीरा टाइगर रिजर्व दोस्तों सब के सब कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अच्छा, पेंच टाइगर रिजर्व का विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में है। पेंच टाइगर रिजर्व का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में है। पेंच टाइगर रिजर्व का विस्तार है दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो पेंच कहाँ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। वर्तमान में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है और 58वां टाइगर रिजर्व दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में। तो आप क्या देखें, अभी तक भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है और जो लास्ट वाला 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला कहता है कि मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में कितना है, टोटल मिला के 9 गो है, ठीक है, जो कि सबसे नया वाला माधव है। तो देखिए कान्हा मध्य प्रदेश में, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व दोस्तों मध्य प्रदेश, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। सतपुरा मध्य प्रदेश, सतपुरा मध्य प्रदेश, सतपुरा मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व भी दोस्तों मध्य प्रदेश, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। वीरांगना टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। रातापानी और माधव टाइगर रिजर्व भी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। तो रातापानी और माधव टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। तो कौन कौन देखे, कान्हा मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, सतपुरा मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, संजय दुबरी मध्य प्रदेश, वीरांगना दुर्गावती भी मध्य प्रदेश, रातापानी और माधव टाइगर रिजर्व सब के सब दोस्तों मध्य प्रदेश में है। अब आपका है भारत के अन्य बाघ अभयारण्य कौन कौन है इसको देखेंगे। नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ माने टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। कहता है दोस्तों कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में ये टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है कौन, यही नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा टाइगर रिजर्व दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, कमलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। कमलंग, कमलंग टाइगर रिजर्व दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है। कमलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। कमलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। कमलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। नागरहोल भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। नागरहोल और भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। नागरहोल और भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। सिमलीपाल और सतकोशिया उड़ीसा 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 में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान 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 में है। मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है वो भी राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मुदुमलाई भी तमिलनाडु में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वो भी तमिलनाडु में है। तो क्या क्या देखे, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तीनों के तीनों दोस्तों वो यहाँ तमिलनाडु में है। अन्नामलाई, मुदुमलाई व सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। अन्नामलाई, मुदुमलाई व सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वो तमिलनाडु में है। दुधवा दोस्तों टाइगर रिजर्व ये आपका उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत भी उत्तर प्रदेश में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। दुधवा आपका टाइगर रिजर्व
वो उत्तर प्रदेश में है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। 67 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध किए जाने का मुख्य कारण था कि यह साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य का नहीं होना। जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, यह एक कमीशन बना था, उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसीलिए विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये तो आप जानते हैं। देखिए, कहता है कि 1919 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद इसी अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। इस प्रावधान के अनुसार 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। क्या कहता है समझिएगा, 1919 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद इसी अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। इस प्रावधान के अनुसार 1927 में साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा की गई तथा 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। देखिए, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा होता है। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का घोषणा होता है और 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को दोस्तों बंबई पहुंच गया। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया। ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति भारतीय सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत का सचिव था, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने किया था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति भारतीय सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने किया था। वर्ष 1928 से 29 तक साइमन कमीशन 2 बार भारत की यात्रा किया। वर्ष 1927 से 29 1928 से 29 तक, वर्ष 1928 से 29 तक साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक सेकेंड। उसके बाद कहता है कि आयोग जहां पर भी अपना कदम रखा वहां साइमन गो बैक के नारे तीव्र गति से लगाया गया, क्योंकि उसमें भारतीय नहीं था। ठीक है। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पुलिस के डंडों का शिकार हुए, जिससे 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पुलिस के डंडों का शिकार हुए। तो 17 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की हत्या होती है। और डेट कौन था? 17 नवंबर 1928 को। अब 68 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कह रहा है। तो इसके तहत स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, अतः विकल्प बी गलत है। ठीक है, ये बात जो कह रहा है वो बता रहा है, मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग है। तो देखिए, अब 1935 का अधिनियम के बारे में जो विशेष बात है वो जानेंगे। क्या क्या हुआ था इस अधिनियम में, क्या क्या शामिल किया गया था। देखिए, इस अधिनियम में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की बात की गई। 1935 के अधिनियम में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की बात कही गई। तो पूछेगा कि संघात्मक सरकार की स्थापना की बात कही गई किस अधिनियम में? तो 1935 के अधिनियम में। अच्छा, प्रांतों को स्वायत्तता दिए जाने की बात कही गई, ये भी 1935 में। प्रांतों को स्वायत्तता दिए जाने की बात कही गई, यह भी 1935 में। प्रांतों को स्वायत्तता दिए जाने की बात कही गई दोस्तों, ये भी 1935 के ही भारत शासन अधिनियम में। उसके बाद अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल में निहित किए जाने का प्रावधान किया गया। हाँ, देखिए, तो जो अवशिष्ट शक्ति था वो भी गवर्नर जनरल में निहित किए जाने का प्रावधान किया गया। ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही किया गया था, उसको याद रखिएगा। तो क्या क्या चीज देखे अभी तक? संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों को स्वायत्तता, और गवर्नर और अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल के पास होगा।
ये 3 चीज आपने देखा। साथ ही साथ 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही किया गया था। इस अधिनियम के तहत सिंध तथा उड़ीसा 2 नए प्रांत का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंध तथा उड़ीसा 2 नया प्रांत बनेगा, यह कहा गया किस अधिनियम में? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तो सिंध तथा उड़ीसा 2 नया प्रांत बनेगा, यह भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जो इस प्रकार है। देखिए 1935 के तहत ही ये जो सूची था, 3 गो सूची यह दिया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 3 सूची जो दिया गया था, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, यह जो शामिल किया गया दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही। तो शुरुआत में जब यह बना ना, उस समय संघ सूची में 59 विषय शामिल किया गया। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए। देखिए संघ सूची में 59, संघ सूची में 59 विषय, संघ सूची में 59 विषय, संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय शुरुआती दौर में शामिल किया गया। जिन्ना ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, कहता है कि जिन्ना ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ तथा मूल रूप से बुरा कहकर अस्वीकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ कहा तथा मूल रूप से बुरा कहकर अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहा? कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, दास्ता का अधिकार पत्र भी कहा। मतलब कि सभी लोग, जिन्ना कहा कि यह सरा गला अधिनियम है, बुरा कह के अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू भी इसका विरोध किया और कहा कि एक कार तो है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजने नहीं है, और दास्ता का अधिकार पत्र कहा। ठीक है, किसको? 1935 के अधिनियम को। 69 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। हाँ ये है आपका, चलिए कहता है मणिपुर राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। कहता है कि मणिपुर राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग, सीधा समझिए ना, खोंगजोम दिवस जो है ना दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। और यह दिवस जो है 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के वीर सैनिकों की याद में प्रत्येक 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया जाता है। तो खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मणिपुर में। खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और कब से यह क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था ना, उसमें वीर सैनिक की याद में इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपका करेंट अफेयर है, इसको छोड़िए, इसको करेंट अफेयर को छोड़ देना है। हाँ आइए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाई जा सकती है। अच्छा, निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाई जा सकती है। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगर निर्वाचन आयुक्त, अगर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको अगर हटाएंगे ना पद से, उसके लिए महाभियोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसको हटाने के लिए अगर मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश कर दिए राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति हटा देंगे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जो कि 26वें हैं। अच्छा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब निर्वाचन आयोग के बारे में जाने। देखिए निर्वाचन संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का चर्चा है। निर्वाचन आयोग की चर्चा भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है।
अनुच्छेद 324 से 329 तक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना का जो संबंध है वो आर्टिकल 324 से है। एक सेकंड, चलिए, कहता है कि वयस्क अधिकार, अनुच्छेद 326 में है कि वयस्क अधिकार। अच्छा, अनुच्छेद 329 कहता है कि चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय में हस्तक्षेप पर रोक। चुनाव संबंधी जो भी मामला है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह आर्टिकल 329 कहता है। चुनाव संबंधी जो भी मामला है उसमें न्यायालय कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह अनुच्छेद 329 कहता है। अच्छा, राज्य में नगरपालिका एवं पंचायत के निर्वाचन के संबंध में अलग राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य में नगरपालिका एवं पंचायत के निर्वाचन से संबंध में अलग निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है। अब कहता है 61वां संविधान संशोधन, ही तो आप लोग जानते ही होंगे। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, डेट याद रखिएगा, 1988 के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय है, ये तो जानते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। निर्वाचन आयोग का दोस्तों सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किया जाता है। बताइए, बहुत लोग जानता है कि आचार संहिता राष्ट्रपति या सरकार लागू कर दिया, लेकिन नहीं, जो आचार संहिता है वह निर्वाचन आयोग द्वारा ही लागू किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस दोस्तों हमको लग रहा है कि, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। 70 नंबर क्वेश्चन करेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाल ही में लिस्बन पुर्तगाल द्वारा सिटी ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन पुर्तगाल के द्वारा सिटी ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान लिस्बन नगर प्रशासन द्वारा समाज में उल्लेखनीय योगदान और पुर्तगाल के साथ घनिष्ठ संबंधों की मान्यता देने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला टॉपिक है कि उल्लेखनीय है कि भारत और पुर्तगाल के संबंध की नींव वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत आगमन से पड़ी थी। 1974 की कार्नेशन क्रांति के बाद राजनयिक संबंधों में सुधार हुआ और 1975 में गोवा संधि के साथ यह संपूर्ण पूर्ण मान्यकरण दिशा में बढ़ गया। एक बार देखिएगा फिर से क्या कहता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि भारत और पुर्तगाल का जो संबंध है वो 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया उसी समय से है। ठीक है, लेकिन 1974 की कार्नेशन क्रांति के बाद, 1974 की कार्नेशन क्रांति हुआ था, उसके बाद राजनयिक संबंध में सुधार हुआ और 1975 की गोवा संधि के साथ यह संबंध पूर्ण सामान्यीकरण की दिशा में बढ़ा। यही बात कर रहा है। ठीक है, कहता है दोस्तों कि वर्ष 2000 में लिस्बन में पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी पहल भी पुर्तगाल ने की थी। कहता है कि वर्ष 2000 में लिस्बन में पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। वर्ष 2000 में लिस्बन में पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसकी पहल भी पुर्तगाल ने किया था। अच्छा, अब देखिए ये दोस्तों 72 नंबर करेंट अफेयर है, इसको छोड़िए, आइए 73 नंबर पे। कहता है कि पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला जो बल है उसको अंतराण्विक बल कहते हैं, ये आप जानते हैं। चलिए, पदार्थों में अंतराण्विक बलों के अधिक होने के कारण पदार्थ दृढ़ रहता है, मतलब कि संगठित रहता है। तो अंतराण्विक बल के आधार पर पदार्थ सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल दोस्तों ठोस में होता है, उसका द्रव में, और सबसे कम गैस में होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठोसों में अंतराण्विक बल बहुत मजबूत होते हैं, जिसके कारण ठोस निश्चित संरचना होता है। द्रवों में ठोसों की अपेक्षा कमजोर लेकिन गैस की अपेक्षा मजबूत अंतराण्विक बल होते हैं, ये तो आप जानते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर।
कहता है कि एनसीईआरटी में निहित सारणी के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036% है। एनसीईआरटी में निहित कहता है, एनसीईआरटी के अनुसार वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ना दोस्तों, वो 0.036%, 0.036% है। क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ? वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्यतः जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जित होते हैं। दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कहाँ से आता है? तो जो भी जीवाश्म ईंधन है ना, उसी से उत्सर्जित होता है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश हुआ दोस्तों, वहां से बहुतायत मात्रा में निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जित होता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। शुष्क बर्फ CO2 का ठोस रूप होता है। तो शुष्क बर्फ होता है ना दोस्तों, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, वो शुष्क बर्फ है, वो CO2 का ठोस रूप होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग आग बुझाने में भी होता है, ये तो आप जानते ही हैं। कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य जिम्मेदार माना जाता है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मुख्य जिम्मेदार माना जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध गैस है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा दोस्तों नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78% है, ये तो सभी जानते हैं। मेथेन वायुमंडल की हरित गृह प्रभाव में लगभग 20% का योगदान करता है। मीथेन जो है ना, वो वायुमंडल के हरित गृह प्रभाव में लगभग 20% का योगदान करता है। तो मीथेन वायुमंडल में के हरित गृह प्रभाव में लगभग 20% का योगदान करता है। आइए अब वायुमंडल में जो गैस है, अस्थाई गैस, वो कितना प्रतिशत है उसको देखेंगे। नाइट्रोजन कितना है? 78%, 78.8%। नाइट्रोजन कितना है? 78.8%। नाइट्रोजन 78.8%। ऑक्सीजन दोस्तों 20.95%, मतलब 95 आप बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है? 20.95%। ऑक्सीजन कितना है? 20.95%। ऑक्सीजन कितना है? 20.95%। आर्गन कितना है? 0.93%। आर्गन कितना है? 0.93%। आर्गन कितना है? 0.93%। आर्गन 0.93%। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। 0.036%। अब आइए नियन। नियॉन कितना है? 0.002%। 0.002% नियॉन है। हीलियम है दोस्तों 0.0005%। हीलियम है 0.0005%। और क्रेप्टो कितना है? 0.0001%। क्रेप्टो कितना है? 0.0001% है। ठीक है, अब चलिए, अब आपका 75 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा देखिए क्या कहता है। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगरपालिका विधेयक पारित हुआ था। अच्छा, पीवी मतलब कहता है कि नगरपालिका विधेयक कब पारित हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल का। कहता है कि 74वां संविधान संशोधन सबसे पहले 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? तो 74वां संविधान संशोधन का उद्देश्य था शहरी स्थानीय स्वशासन, मतलब नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना और उन्हें सशक्त बनाना। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि को देखें। देखिए ये जो था ना 74वां संविधान संशोधन माने नगर पालिका से संबंधित, इसका पृष्ठभूमि क्या है सो देखिए। 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक, मतलब नगर पालिका विधेयक, लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। कहता है कि 1989 में, डेट याद रखेंगे, 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि नगरपालिका विधेयक था, इसको लोकसभा में तो पेश किया गया, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हो पाया। 1990 में पीवी नरसिम्हा सरकार ने भी संशोधित नगरपालिका विधेयक पेश किया, लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण यह भी पारित नहीं हुआ। तो दो को देख लिए। 1989 में राजीव गांधी ने कोशिश की, लेकिन लोकसभा में पास तो हुआ, लेकिन राज्यसभा पारित नहीं हो पाया। 1990 में वीपी सिंह की सरकार था। वीपी सिंह की सरकार में
इसमें संशोधित नगरपालिका विधेयक पेश किया गया, लेकिन लोकसभा भंग हो गया। लेकिन अब आता है 1991। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पुनः संशोधित किया, फिर से संशोधित नगरपालिका विधेयक को पेश किया, जो कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 1 जून 1993 को प्रभाव में आया। तो यह डेट याद रखिएगा, 1 जून 1993 को यह प्रभाव में आया था। अब देखिए इस नगरपालिका का विशेषता क्या है, समझिएगा। देखिए इस अधिनियम ने नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और इन्हें संविधान के भाग 9A में शामिल किया। हाँ, 11A में शामिल किया। ठीक है, नहीं नहीं, कहता है दोस्तों कि गलत लिखा हुआ है, संविधान नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया, लेकिन यह संविधान के 11A में शामिल किया गया। ठीक है, 11A में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है, कहता है कि यह नगरपालिका किस भाग में है, तो 11A में है, इतना ही याद रखिए। नगरपालिका 11A में है और अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक शामिल है। देखिए नगरपालिका का प्रकार है, उसका ढांचा दिया गया है कि एक नगर पंचायत होगा, नगर परिषद होगा और नगर निगम होगा। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो ग्रामीण से कहता है कि नगर पंचायत में कौन आता है, सो देखिए। तो ग्रामीण से शहर क्षेत्र में संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए, जो ग्रामीण से थोड़ा शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ता है वह नगर पंचायत हो गया। नगर परिषद क्या हो गया, तो नगर परिषद में छोटे शहरी क्षेत्र शामिल होते हैं। नगर परिषद में छोटे शहरी क्षेत्र शामिल होते हैं, लेकिन नगर निगम में बड़े शहरी क्षेत्र शामिल होते हैं। ये आप पहले से भी जानते हैं। चलिए, चुनाव का कार्यकाल कैसे होता है, जो नगर पालिका का जो चुनाव होता है उसके बारे में। देखिए सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। राज्य चुनाव आयोग जो है दोस्तों, वही नगर पालिका का चुनाव, नगर निगम का चुनाव करवाता है। इसका महत्व क्या है, शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत किया जाना, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाना और शहरी विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। दोस्तों स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में पूछ देगा, इसलिए एक बार फिर से समझिए। नगर पालिका वाला जो क्यों है, इसका महत्व क्या है, तो कहता है कि शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत किया जाना, ये तो शामिल है ही कि अगर इसका चुनाव करेंगे तो शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत किया जाएगा। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाना, ये भी शामिल है, और शहरी विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी इसमें शामिल है। अब 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उलुक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। किसके परिणाम थे, यूनानियों से। एक बार फिर से देखिएगा, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया है। ठीक है, और उलुक शैली है ना, उलुक शैली के सिक्का, उलुक शैली के सिक्का यह भी यूनानी से ही सीखा है बनाना। अच्छा, भारत में गंधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। भारत में गंधार शैली की जो कला का विकास है ना, भारत में गंधार शैली की कला का विकास यह यूनानी से ही सीखा है, उसी का परिणाम है। अब देखिए भारत में यूनानी क्या क्या देके गया, तो राजत्व का दैवीय सिद्धांत कौन दिया है, यूनानियों ने। राजत्व का दैवीय सिद्धांत यूनानियों ने दिया। राजत्व का दैवीय सिद्धांत यूनानियों ने दिया। राजत्व का दैवीय सिद्धांत यूनानियों ने दिया। सांचो के सिक्का निर्माण की विधि, सांचा से जो सिक्का बनाने की विधि यूनानी ने दिया। सांचो से सिक्का बनाने की विधि दोस्तों यूनानी ने दिया। सांचो से सिक्का बनाने की विधि यूनानी ने दिया। मुद्रा पर राजा का नाम, चित्र और तिथि अंकित करने का प्रचलन भी यूनानी ने दिया। मुद्रा पर राजा का नाम, चित्र और तिथि अंकित करने का प्रचलन भी यूनानी ने दिया। काल गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियां, कैलेंडर वर्ष, ये भी दोस्तों यूनानियों ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। काल गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन
और 12 राशियां का कैलेंडर, ये भी दोस्तों यूनानी ने दिया है। साथ ही साथ भारत में जो ज्योतिष कला है ना, उसका विकास भी यूनानी का ही देन है। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का समय यवनिका का शुभारंभ भी यूनानी की देन है। तो एक बार फिर से देखिए यूनानी का देन क्या क्या है। दोस्तों भारत में यूनानी की देन क्या क्या है। राजत्व का दैवीय सिद्धांत यूनानी दिया, सांचा से सिक्का का निर्माण की विधि भी यूनानी दिया, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र तथा तिथि अंकित करने का प्रचलन भी यूनानी ने दिया। कालगणना संवत का प्रयोग यूनानी ने दिया, सप्ताह के 7 दिन यूनानी ने दिया, 12 राशियां कैलेंडर वर्ष भी यूनानी ने दिया। भारत में ज्योतिष कला का विकास भी यूनानी ने दिया, भारतीय रंगमंच में यवनिका माने पर्दा का शुभारंभ भी यूनानी ने किया है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहाँ चला गया है। हाँ अभी आया। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि संलेखना विधि है ना दोस्तों, प्राण त्याग करने का एक विधि है, ठीक है, जो कि कहाँ से संबंधित है, जैन धर्म से है। तो संलेखना अथवा संथारा विधि दोनों एक ही है। संलेखना अथवा संथारा विधि का संबंध दोस्तों जैन धर्म से है। संलेखना या संथारा विधि का संबंध जैन धर्म से है, जिसमें व्यक्ति मृत्यु प्रांत के लिए भोजन एवं जल का त्याग करके मोक्ष प्राप्त करता है। मतलब कि भूख से ही आदमी का मतलब प्राण त्याग करना, यही संलेखना अथवा संथारा विधि है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतायुत है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित है। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। इसको अच्छे से समझिएगा थोड़ा। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित है। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया और जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसने धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना किया और यह मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक एवं उत्तर में कश्मीर, कहता है कि उत्तर पश्चिम में ईरान माने फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक एवं उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। मतलब इतना बड़ा साम्राज्य इनका फैला हुआ था। तो इस इसको इस क्षेत्र को याद रखिए। देखिए कहेगा उत्तर पश्चिम में ईरान, उत्तर पश्चिम में ऐसे भी ईरान है ही पाकिस्तान के उस तरफ, तो उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूरब में बंगाल तक, जिसमें आपका पूरा बंगाल आ जाएगा और पूरा बांग्लादेश शामिल था। ठीक है, पूरब में बंगाल म्यांमार सब शामिल था उसी में। ठीक है, तो पूरब में बंगाल, अच्छा, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक के फैला हुआ साम्राज्य था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि बिहार में रोहतास जिला में मुख्यतः ऊपरी बिंद शैली समूह के पास पाइराइट पाया जाता है। तो समझिए ना, पाइराइट कहाँ पाया जाता है, रोहतास में। बिहार में पाइराइट कहाँ पाया जाता है, रोहतास में। रोहतास जिला के अतिरिक्त यह खनिज मतलब पाइराइट कैमूर जिला में भी पाया जाता है। रोहतास जिला में तो पाइराइट पाया ही जाता है, लेकिन यह इसके अलावा कैमूर जिला में भी पाया जाता है। देखिए पाइराइट का दोहन के लिए रोहतास जिला के अमझोर में पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी की स्थापना की गई है। यहाँ उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि इस खनिज का मतलब पाइराइट के दोहन के लिए रोहतास जिला के अमझोर में पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी
पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल कंपनी की स्थापना की गई, जहां पर उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। बिहार संपूर्ण भारत का 95% पाइराइट उत्पादित करता है, मतलब कुल मिला के सारा का सारा पाइराइट आपका यहीं से जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन कौन, रोहतास और क्या बोले थे, कैमूर शायद, नहीं हाँ कैमूर, रोहतास और कैमूर। सोच लीजिए 95% पूरे भारत का जो पाइराइट है वो यहीं से जाता है। ठीक है। अब बिहार में सोना का मुख्य रूप से जमुई जिला के करमटिया क्षेत्र पाया जाता है। बिहार में सोना का मुख्य रूप से जो है ना, जो सबसे ज्यादा सोना है वो जमुई जिला के करमटिया क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखिएगा, चीनी मिट्टी की प्राप्ति ग्रेनाइट की फेल्सपार नामक खनिज क्षेत्रों में होती है। चीनी मिट्टी की प्राप्ति प्रायः ग्रेनाइट की फेल्सपार नामक खनिज क्षेत्रों से होती है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण एवं बर्तन निर्माण में होता है। तो चीनी मिट्टी की प्राप्ति किस चीज से होती है, ग्रेनाइट की फेल्सपार नामक खनिज से। ग्रेनाइट की फेल्सपार नामक खनिज से चीनी मिट्टी की प्राप्ति होती है। ग्रेनाइट की फेल्सपार नामक खनिज, ग्रेनाइट की फेल्सपार नामक खनिज से चीनी मिट्टी मिलता है। अच्छा, भागलपुर बांका में चीनी मिट्टी के बड़े भंडार है। देखिए, भागलपुर और बांका में चीनी मिट्टी के बहुत बड़ा भंडार है। भागलपुर और बांका में चीनी मिट्टी का भंडार है। भागलपुर और बांका में चीनी मिट्टी का भंडार है। बिहार के गया जी में यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम मिलेगा बिहार के गया जी में। यूरेनियम 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 बिहार के गया जी में। और इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों को संचालित करने के ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका, यूरेनियम का। तो यूरेनियम का जो दोस्तों यूज होता है ना, वो न्यूक्लियर रिएक्टरों को संचालित करने और ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कहाँ पे है, गया जी में। आइए 79 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण और औपचारिक रूप से लागू करने वाला भारत का पहला तेलंगाना राज्य बन गया है। अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों तेलंगाना बन गया है। चलिए इसे छोटा थोड़ा कर दे। हाँ, कहता है कि इस पहल का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर उपवर्गीकरण तेलंगाना में अनुसूचित जाति का आरक्षण पुनर्गठन करना है। दोस्तों ये आपका फिर से करंट अफेयर आ गया, इसको छोड़िए, करंट अफेयर है। हाँ ई वाला बढ़िया है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, याद करने वाला क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। सीके नायडू 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 नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से। रानी झांसी ट्रॉफी भी क्रिकेट से। रानी झांसी ट्रॉफी भी क्रिकेट से। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट, रानी झांसी ट्रॉफी भी क्रिकेट। एक बार फिर से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट, रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट। चलिए, जय लक्ष्मी कप या टेबल टेनिस से संबंधित है। जय लक्ष्मी कप दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित है। जय लक्ष्मी कप टेबल टेनिस। राजकुमारी चैलेंज कप टेबल टेनिस। राजकुमारी चैलेंज कप टेबल टेनिस से संबंधित है। राजकुमारी चैलेंज कप टेबल टेनिस से। रामानुज ट्रॉफी 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 टेबल टेनिस से। और बर्नावेले कप, बर्नावेले कप भी टेबल टेनिस से। बर्नावेले कप भी टेबल टेनिस से। बर्नावेले कप भी टेबल टेनिस से। इलेक्ट्रा गोल्ड कप 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 टेबल टेनिस है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस है। देखो फिर से देखिए, जय लक्ष्मी कप टेबल टेनिस। जय लक्ष्मी कप टेबल टेनिस। राजकुमारी चैलेंज कप टेबल टेनिस। राजकुमारी चैलेंज कप टेबल टेनिस। रामानुज ट्रॉफी टेबल टेनिस।
बर्नाबेले कप टेबल टेनिस, इलेक्ट्रा गोल्ड कप भी टेबल टेनिस है। अच्छा, बेटन कप किससे है? हॉकी से संबंधित है। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी से, आगा खां कप हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी भी हॉकी से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भी हॉकी से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भी दोस्तों हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी आपका हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। एक बार फिर देखेंगे, बेटन कप हॉकी से, वेटन कप हॉकी से, रंगास्वामी कप हॉकी से, रंगास्वामी कप हॉकी से, रंगास्वामी कप हॉकी से, रंगास्वामी कप हॉकी से, आगा खां कप हॉकी से, रंगा आगा खां कप हॉकी से, आगा खां कप हॉकी से, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से, ध्यानचंद ट्रॉफी भी दोस्तों हॉकी से, वेलिंगटन कप भी हॉकी से, वेलिंगटन कप भी हॉकी से। ध्यान दीजिएगा। डनहिल कप दोस्तों बहुत बड़ा, इसे याद नहीं, बार बार देखने पर ही याद होता है, जल्दी याद नहीं होता है। डनहिल कप गोल्फ से, डनहिल कप गोल्फ से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से। सर्किट कप गोल्फ, सर्किट कप गोल्फ। राइडर कप गोल्फ, राइडर कप गोल्फ, राइडर कप गोल्फ। वाकर कप गोल्फ, वाकर कप गोल्फ, वाकर कप गोल्फ। तो डनहिल कप गोल्फ, डनहिल कप गोल्फ, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ, सर्किट कप गोल्फ, राइडर कप गोल्फ, राइडर कप गोल्फ, वाकर कप गोल्फ। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। डुरंड कप फुटबॉल, डुरंड कप फुटबॉल, डुरंड कप फुटबॉल। डॉक्टर सीएम ट्रॉफी फुटबॉल, डॉक्टर सीएम ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल। सीवी राय ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल, सीवी राय ट्रॉफी फुटबॉल, सीवी राय ट्रॉफी फुटबॉल। सुब्रता मुखर्जी कप फुटबॉल, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल। तो एक बार फिर से देखेंगे, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, डुरंड कप फुटबॉल, डुरंड कप फुटबॉल। डीसीएम ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल। वीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल, वीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल, वीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल। सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल। अमृत दीवान कप बैडमिंटन, अमृत दीवान कप बैडमिंटन, अमृत दीवान कप बैडमिंटन, अमृत दीवान कप बैडमिंटन। नारंग कप बैडमिंटन, नारंग कप बैडमिंटन, नारंग कप बैडमिंटन। चड्डा कप बैडमिंटन, चड्डा कप बैडमिंटन, चड्डा कप बैडमिंटन, चड्डा कप बैडमिंटन। एक बार फिर, अमृत दीवान कप बैडमिंटन, अमृत दीवान कप बैडमिंटन, अमृत दीवान कप बैडमिंटन। नारंग कप बैडमिंटन, नारंग कप बैडमिंटन, चड्डा कप बैडमिंटन, चड्डा कप बैडमिंटन। अगला है, अगला देखेंगे, होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी ब्रिज से, ब्रिज एक खेला है, तो होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। राम विनाश रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, राम विनाश रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी। राम राम विनाश रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। तो होलकर ट्रॉफी ब्रिज और राम विनाश रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी ब्रिज। राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है, राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है, राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है, राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। पृथ्वीपाल सिंह कप पोलो से संबंधित है, पृथ्वीपाल सिंह कप पोलो से संबंधित है, पृथ्वीपाल सिंह कप पोलो से संबंधित है। एजार कप पोलो से संबंधित है, एजार कप पोलो से संबंधित है, एजार कप पोलो से संबंधित है। एक बार फिर से, राधा मोहन कप पोलो से, राधा मोहन कप पोलो से, पृथ्वीपाल सिंह कप पोलो से, पृथ्वीपाल सिंह कप पोलो से, और एजार कप पोलो से, एजार कप पोलो से। नेहरू कप दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है, नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है, नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है, नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप बास्केटबॉल से संबंधित है, फेडरेशन कप बास्केटबॉल से संबंधित है, फेडरेशन कप बास्केटबॉल से संबंधित है। बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, बंगलुरु
ब्लूज चैलेंज कप भी दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित है। एक बार फिर से देखेंगे, नेहरू कप बास्केटबॉल, नेहरू कप बास्केटबॉल, नेहरू कप बास्केटबॉल, फेडरेशन कप बास्केटबॉल, फेडरेशन कप बास्केटबॉल, बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप बास्केटबॉल। चाइना कप किससे संबंधित है? जिम्नास्ट से। और ये लास्ट है चाइना कप जिम्नास्ट, चाइना कप जिम्नास्ट, चाइना कप जिम्नास्ट से संबंधित। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप अच्छे से 2-3 बार देखिए, याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। फिर इसका एक और पार्ट आएगा, उसको हम फिर से याद करवाएंगे। दोस्तों को लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।